11,127। 11,127 सुनने में एक बड़ा नंबर लगता है ना, लेकिन रेलवे की तैयारी करने वालों के लिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 11,127 मौके हैं भारतीय रेलवे में एक शानदार, स्टेबल और रिस्पेक्टेड करियर बनाने के। इतने बड़े स्केल पर वैकेंसीज रोज-रोज देखने को नहीं मिलती, इसलिए ये मौका सच में लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। आज की इस खास चर्चा में हम डिकोड करने वाले हैं आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी 2026 की इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को। ये वो पोस्ट है जो सच में देश की रफ्तार तय करती है। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए सीधा नोटिफिकेशन की गहराइयों में चलते हैं और इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब एक बात पहले ही क्लियर कर लेते हैं, हम यहाँ किसी अफवाह या उड़ती उड़ती खबर पर बात नहीं कर रहे हैं। ये जो सारा डेटा हम डिस्कस करेंगे ना, ये सीधा रेल मंत्रालय के ऑफिशियल नोटिफिकेशन CEN 01/2026 से लिया गया है। मतलब हर एक फैक्ट 100% ऑथेंटिक है, जो एग्जाम की तैयारी के लिए एक बिल्कुल सॉलिड बेस तैयार करेगा। तो आज का हमारा रोड मैप क्या होगा? हम इन 6 मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे। ये शानदार अवसर क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, वो कौन सी तारीखें हैं जो मिस नहीं करनी है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और फाइनली वो विनिंग स्ट्रैटेजी जो एग्जाम क्लियर कराएगी। चलिए पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं। ये शानदार अवसर है क्या? असिस्टेंट लोको पायलट बनना कोई 9-5 की बोरिंग जॉब नहीं है यार। ये हजारों यात्रियों और टनों माल को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस पोस्ट के साथ जो प्राइड और स्टेबिलिटी जुड़ी है वो इसे सबसे अलग बनाती है। फाइनेंशियली भी देखा जाए तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत सॉलिड है। 7वें वेतन आयोग के हिसाब से ये लेवल 2 की पोस्ट है, मतलब 19,900 रुपए की इनिशियल बेसिक पे। लेकिन रुकिए, इसके ऊपर जो सरकारी भत्ते और अलाउंसेस जुड़ते हैं ना, वो इस पैकेज को बहुत अट्रैक्टिव बना देते हैं। और जैसा हमने शुरू में कहा, पूरे देश के अलग अलग जोन्स में 11,127 वैकेंसीज हैं। सही तैयारी हो तो चांसेस बहुत हाई हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, एलिजिबिलिटी। आखिर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि क्या इस रेस में दौड़ने के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशंस चाहिए वो मौजूद हैं? क्योंकि पैशन अपनी जगह है, लेकिन गवर्नमेंट के जो सख्त मापदंड हैं उन पर खरा उतरना ही पड़ेगा। नियम बिल्कुल फिक्स है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो चलिए देखते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले एज लिमिट। 1 जुलाई 2026 तक उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। हाँ, आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट जरूर मिलेगी, लेकिन सबसे क्रिटिकल पार्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सिर्फ 10वीं पास होना काफी नहीं है, उसके साथ किसी स्पेसिफिक ट्रेड में ITI या एक्ट अप्रेंटिसशिप होना मस्ट है। या फिर इसके ऑल्टरनेटिव में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखना है, जो लोग फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। क्वालिफिकेशन पूरी तरह से हाथ में होनी चाहिए। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, क्रिटिकल डेट्स। सरकारी एग्जाम्स में डेडलाइंस को लेकर कोई मजाक नहीं चलता। एक दिन की देरी और पूरा मौका हाथ से निकल सकता है। तो अपने कैलेंडर में ये तारीखें मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन शुरू होंगे 15 मई 2026 को और रजिस्ट्रेशन क्लोज होने की एकदम फिक्स डेट है 14 जून 2026। फीस भरने की लास्ट डेट 16 जून है। अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाती है तो 17 से 26 जून के बीच एक करेक्शन विंडो मिलेगी। लेकिन एक बहुत बड़ा अलर्ट, क्रिएट एन अकाउंट करते वक्त जो डिटेल्स और जो जोन सिलेक्ट किया जाएगा वो बाद में किसी भी हाल में नहीं बदला जा सकता। तो फॉर्म भरते वक्त एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल के लिए ये 500 रुपये है और रिजर्व कैटेगरीज या EBC के लिए 250 रुपये हैं। अब यहाँ रेलवे का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है, जो भी कैंडिडेट स्टेज 1 यानी CBT 1 का एग्जाम देने जाएंगे उन्हें बैंक चार्जेस काटकर फीस का एक बड़ा हिस्सा रिफंड कर दिया जाएगा। ये रेलवे का तरीका है ये तय करने का कि सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स ही एग्जाम देने आएँ। सेक्शन 4, सिलेक्शन प्रोसेस। ये कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं है, इसे हम एक प्रूविंग ग्राउंड कह सकते हैं। लाखों में से बेस्ट को फिल्टर करने का एक सॉलिड सिस्टम। ये पूरा प्रोसेस 5 स्टेजेस में बटा हुआ है। सबसे पहले CBT 1, इसे जो क्लियर करेगा वो जाएगा CBT 2 में। उसके बाद होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे CBAT कहते हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में सबसे टफ मेडिकल टेस्ट। हर एक स्टेज अपने आप में एक अलग तरह की चुनौती है जिसे पार करना ही होगा। इन दोनों शुरुआती स्टेजेस का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है।
CBT-1 सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, 60 मिनट और 75 सवाल। इसका काम सिर्फ भीड़ को कम करना है। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। असली गेम है CBT-2। ये 2.5 घंटे का एक लंबा टेस्ट है, जिसमें टोटल 175 क्वेश्चंस होंगे। इसे 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पार्ट ए डिसाइड करेगा मेरिट और पार्ट बी सिर्फ ट्रेड स्पेसिफिक क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। और हाँ, एक बात दिमाग में बिल्कुल बिठा लेनी है, दोनों ही CBT एग्जाम्स में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो तुक्के मारने का कोई स्कोप नहीं है। एक्यूरेसी ही सब कुछ है। अब बात करते हैं हमारे 5वें पॉइंट की, एलीट मेडिकल स्टैंडर्ड्स। लोको पायलट होने का सीधा सा मतलब है कि हजारों जिंदगियां सुरक्षित हाथों में होनी चाहिए। इसीलिए रेलवे सिर्फ और सिर्फ A1 फिटनेस मांगता है। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। दूर की नज़र दोनों आंखों में 6/6 होनी चाहिए, वो भी बिना किसी चश्मे के। कलर विजन और नाइट विजन भी एकदम परफेक्ट चाहिए। और जो बात इस मेडिकल को सबसे टफ बनाती है, वो ये है कि अगर नज़रों को ठीक करने के लिए लैसिक या कोई भी सर्जरी कराई गई है, तो एप्लीकेशन सीधे तौर पर रिजेक्ट हो जाएगी। इस मामले में 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। फाइनली आते हैं हमारे छठे और आखिरी पॉइंट पर, विनिंग स्ट्रैटेजी। नियम जान लिए, पैटर्न समझ लिया, लेकिन इस जबरदस्त कंपटीशन को बीट कैसे किया जाए? इसकी एक बहुत ही क्लियर टैक्टिकल अप्रोच है। सबसे पहले तो मैथ्स, जनरल साइंस और रीजनिंग पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी, ताकि CBT-1 आसानी से निकले। दूसरा, जो भी ITI या डिप्लोमा ट्रेड है, उसके सिलेबस की डीप स्टडी करनी है, क्योंकि CBT-2 का पार्ट भी उसी पर बेस्ड होगा। एक स्मार्ट टिप यह है कि फॉर्म भरते वक्त ही आधार के जरिए अपनी आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट कर लें, ताकि भर्ती के टाइम कोई अड़चन ना आए। और पढ़ाई के साथ साथ अपनी फिजिकल फिटनेस और खासकर आंखों की हेल्थ का पूरा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात यह है, 11,127 पद खाली हैं, अपॉर्चुनिटी दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। कंपटीशन तगड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर एक सॉलिड स्ट्रैटेजी, फोकस और पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी की जाए, तो भारतीय रेलवे में ये प्रेस्टीजियस जॉब हासिल की जा सकती है। सब कुछ सामने है, रास्ता एकदम साफ है। अब सोचने वाली बात बस इतनी है कि इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए कौन तैयार है। इसी मोटिवेशन के साथ आज की इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। डटे रहिए और तैयारी करते रहिए।